त्यामुळे चौथ्या टप्प्याचं स्वरूप कसं असणार याविषयी सगळ्यांना जाणून घ्यायचं आहे आणि थोड्याच वेळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषद देखील सुरू होणार आहे। त्यामुळे लॉकडाऊन 4.0 चौथा टप्पा हा कसा असणार आहे हे देखील जाणून घ्यायचे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सुद्धा सलग 5व्यांदा संवाद साधणार आहेत। त्यामुळे आज अर्थमंत्री काय घोषणा करणार आहेत हे देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। पुन्हा एकदा जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, लॉकडाऊनचा आजचा चौथा टप्पा उद्यापासून सुरू होतोय, त्यामुळे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय घोषणा करणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय। म्हणाली महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण 20 लाख कोटीचं जो पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलं होतं त्याच्या संदर्भातील ह्या सलग 5वी पत्रकार परिषद आहे, जी आजची अंतिम पत्रकार परिषद असेल त्या पॅकेजच्या संदर्भातील। महत्वाचं म्हणजे आतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रात असो, लघु उद्योग असो, शेतकरी असो, त्यानंतर सोबतच जर बघितलं ऑटोमोबाईल सेक्टर असो, एमएसएमई असो किंवा याशिवायही स्थलांतरित रोजगारांचा प्रश्न असो, वेगवेगळे उद्योग असो, या सगळ्या संदर्भात पॅकेजची घोषणा करण्यात आलेली आहे। या पॅकेजवर विरोधक जोरदार टीका करत आहे, कारण की कर्जाच्या रूपात मदत करण्यापेक्षा थेट सर्वसामान्यांच्या नागरिकांच्या खिशात पैसे टाकावी अशी मागणी विरोधक करत आहेत। अगदी बरोबर आहे प्रशांत, या सगळ्याविषयी जाणून घ्यायचे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आता उपस्थित आहेत थोड्याच वेळात, म्हणजे अगदी पुढच्या काही सेकंदांमध्येच या पत्रकार परिषदेला सुरुवात होणार आहे। लॉकडाऊन 4.0 म्हणजे चौथ्या टप्प्याचं स्वरूप काय असणार आहे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज काय घोषणा करणार आहेत याकडे तमाम देशाचं लक्ष लागलेलं आहे, संपूर्ण राष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे। कारण आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जे पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटींचं पॅकेज अनाउन्स केलेलं होतं, घोषणा केली होती, त्यातल्या काही टप्प्यांचं आज घोषणा होण्याची शक्यता आहे आणि पुढच्या काही सेकंदांमध्येच या पत्रकार परिषदेला सुरुवात होणार आहे। ही दृश्य आपण पाहतोय, थेट पत्रकार परिषदेतली दृश्य आहेत, थेट जाऊया। स्वागत है। संडे वाले दिन 11 बजे आप लोग आए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग है कि हम लोगों के लिए 11 बजे का कल जल्दी नहीं है, तो मैं अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से कि मैडम आज का ब्रीफिंग जो है वो शुरू कर दें। Namaskar and thank you for coming on a Sunday. Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. In fact, I'd like to start by quoting Prime Minister's some words of Prime Minister's speech that day, because what I'm planning to say today is very much pegged to that aspect of his speech. And I quote, "As a nation today, we stand at a very crucial juncture." He spoke in Hindi, and a version of it in English has been translated. I'm using that. As a nation, we stand at a very crucial juncture. Such a big disaster is a signal for India. It has brought a message and an opportunity, unquote. He also used the expression crisis and an opportunity. That again leads to me to refer to his expression that we need now to build an Atmanirbhar Bharat. So, laying the foundation for what I want to say today, a little again quote from the Prime Minister. Quote, "In order to prove the resolve of a self-reliant India, land, labor, liquidity and laws all have been emphasized in this package." So, a message from the pandemic, the challenges that it throws, the crisis and the challenge, and also looking at a self-reliant Bharat
an India which is going to be strong enough to meet the global challenges, but primarily looking at land, labor, liquidity, and laws to bring that strength back to India and build a Atmanirbhar India. So, in the last 4 days of announcements, particularly the last 2 days, have had several reforms addressing the land, labor, liquidity, and the laws. Today, we will be continuing in that series. PM also had said, "Jaan hai to jahan hai." Soon after announcing the lockdown, we had come with a PM Garib Kalyan package in order to immediately reach out to those who wanted food, who need food. We were not doing a favor to them, it was our duty. So we quickly went in to give next 3 months the requirement of grains as per the PDS, plus free grains also, because we didn't want them to scout for money to go and search for grains. Pulses were also given for 3 months in advance. And here, I would want to say a word in appreciation of the efforts that the Food Corporation of India, NAFED, and the state governments all together put in, facing the logistics challenge that this posed, upfront giving all the grains and the pulses as promised to everybody who needed it, as per the cards, in every nook and corner of the country. It was a logistic challenge. Although the FCI and the NAFED and the state governments are quite adept at doing it, but all at one go upfront was a major issue because huge quantities had to go. But notwithstanding the lockdown, I again want to say the FCI, the NAFED, and the state governments all came into the picture, made sure that quantity of grains were lifted, and gave them the workers who couldn't travel back, who actually could procure the grains from their cards. But there were also workers who couldn't go back to their homes, who stayed in the camps, because PM had very clearly said early, in one of his early messages, stay where you are. And state governments ensured that they prepared meal, NGOs participated in this, charitable organizations also made sure that these workers who are not able to go back home are attended to. Many employers also kept their workers in their own premises and gave them food and place to be. The PM Garib Kalyan used the technology available and therefore was able to do direct benefit transfer of cash for the various categories. I just want to quote some of these numbers now before I begin today's issue because of the size of what is shown in these figures. The number of people to whom directly to their accounts money could reach because technology, direct benefit transfer technology, was in time adopted and implemented with such missionary zeal over the last 4 years. Otherwise, this wouldn't have been possible at all. PM Kisan beneficiaries as of 16th May, I'm strictly talking about the announcements and their impact. One-time transfer of 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers. And that amount is about 16,394 crores. NSAP beneficiary, the old age and others, first installment 2.812 crores of people, 1,405 crores of rupees in the first installment,
Again, 1,402 in the second installment. The target was to give away 3,000 crores, and that's almost nearly achieved. Jan Dhan account holding women under the PM Garib Kalyan were credited into 20 crore people's accounts. And that amounts to 10,025 crores of rupees. The building and construction workers received their financial support amounting to 3,950.35 crores, and their number, the building and construction workers' number, is 2.20 crores. Imagine each one of these numbers and their implication in terms of size. And all of them received the money directly into their accounts purely because DBT was possible. 6.81 Ujjwala Yojana cylinders have reached the beneficiaries, and they were free cylinders because we had promised up to 3 cylinders in those 3 months. To over 12 lakhs of EPFO members have benefited by the online withdrawal of non-refundable advance, and that amounts to 3,660 crores. So I can further go with the numbers, but just to highlight what the technology-driven DBT has given us at a time of emergency, a pandemic. And that is something which I want to draw your attention to. We immediately responded by giving food grains, cooking gas, cash where it was required, and immediately that is. And most of them were front-loaded also. When the lockdown got extended, free grains and dal was also given for a further 2 months more. Free grains and dal was also given for 2 months more. And when it was really possible to have the workers go from the camps that they were in to their respective villages, trains were allowed, and state governments were requested to request for trains from the various stations that they wanted, so that once they brought the workers into that area, to that station, from that station they could be taken to their respective states. The cost of this travel, 85% of it was borne by the central government. The rest is 15% was with the state governments, 85% was borne by the central government. During the travel in the train, food was also given to the workers. So why am I elaborating all this? Just because, remember, jaan hai to jahan hai. So immediately, to make sure that the lives are given the first priority and attention, we ensured that this was extended. But now, it is important also to provide every support when in a changed post-COVID era, livelihoods will also have to come into their fullest play. So when the lockdown gets lifted, and when businesses, after facing severe, stressful conditions of business,
will be coming back to say, can I start my work back again? Can I get my workers back? Or do I have the money to buy the raw materials? Is it enough for me to pay the wages which is due? All kinds of considerations are going to come up, and many of them may also wonder if they were reaching a stage of bankruptcy. So all this has been kept in mind when we are addressing the issues of land, labor, liquidity, and the laws. So today, and like the days earlier, the 4 days earlier, our attempt is to make sure that, like the way we gave in PM Garib Kalyan, we attend to Jan, but also make sure that environment is all right now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes, and everything else. Today, I have 7 such steps to tell you, and the order in which I'm saying them are: the first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health, and both in rural and urban. And together with it, I put an during the COVID period, education-related steps that have been taken. So that's a second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हों। वी हैव टेकन स्टेप्स विच वर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। वी हैव वर्कड विद अ टारगेटेड अप्रोच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सब के लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज़ के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज़ के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध विधवा अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2,81,00,000 बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफ़र करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं। इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफ़र्स करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज़ की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने EPFO में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर MSP खरीद पर देखा जाए तो 74,300 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था। और जो 4.25 लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी 3 महीने का मॉरेटोरियम अलग से दिया गया। 86,000 करोड़ रुपये के ऋण किसानों को पिछले 2 महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए। और राज्यों को भी पैसा हज़ारों करोड़ रुपये उपलब्ध कराया ताकि खरीद हो सके। ज़्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। और इसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे। So before I start on today's reforms and enabling measures, I would like to show what we have done in the last 2 months, particularly as regards containment of coronavirus, and also the way in which at that time businesses don't get affected by the compliance burden, and also make sure that children, school-going children, do have some technological support in conducting their classes, in having their classes conducted. So if we can start off with the slides. The health-related steps that have been taken are shown in this slide. 15,000 crores was declared by the Prime Minister as released, and from that 4,113 crores have been released to the states. Essential items of 3,750 crores were bought. Testing labs and kits were also brought in. Insurance cover, which is the most important thing there, insurance cover of 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced. Also making sure that telemedicine comes into play. There was a rollout of e-Sanjeevani, which is a teleconsultation service, and capacity building exercises have also been taken up through virtual learning modules. Then protection of health care workers required an amendment in the Epidemic Diseases Act, which is a fairly an old act, but amendments have been made. And one thing which the Prime Minister mentioned during his speech, which is worth recollecting, that this challenge gave us an opportunity to prove to the world that we can ramp up production of protection equipments. Today, we have more than 300 domestic manufacturers of PPE. And early, when this whole epidemic came into existence and all of us really got ourselves to take preventive steps, there were not even one producer of PPE. Already we have supplied about 51 lakhs of PPEs, 87 lakhs of N95 masks, and also 11.08 crores of hydroxychloroquine tablets.
So that is as regards the health-related matters. Ease of doing business, quite a few things have happened, but because I'm going to elaborate it as part of my package, I will not attend to it now. You can go over to the next slide. This also is something which we've been doing during the COVID time, just to make sure that activities are initiated as regards ease of doing business. I'll again come back to it when I'm getting in to talk about the package. The next slide. This is important because during the COVID, compliance burden was going to be a matter of concern, and people had said, even if we had violated one or two, or because we couldn't attend to office, or because my necessary staff were not coming who were doing my compliance job, will action be taken against us? So today we have been joined by Secretary Corporate Affairs also. Timely action was taken to reduce the compliance burden under various provisions of the Companies Act. As well as that, companies could conduct, this is a very important technological advantage which we have used, like the DBT. We have said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences. And the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of Digital India. This is a major step forward in corporate governance. So this is something which, because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken in such a context. Other than that, of course, 44% recovery has been achieved during that time since 2016 inception of IBC. The other details I can give you a bit later, but I think during the COVID, we made sure that industries don't suffer. The third one about what we've done during the first 2 months during the COVID crisis is a bit of using technology for education. Online education has been taken up in a big way. Schools are now using a lot of technology, but Swayam Prabha, which is a direct telecast mode that they have, direct to home channels have been used. 3 channels are already earmarked for school education. Now, another 12 channels are to be added to this. I'm sure in schools in the rural areas also, this will be of great help, where schools can bring in technology to children, because irrespective of rural or urban, children love technology and they adapt very quickly to it. So the education, HRD, the education department, the human resource department, has made the best of this time to provide curriculum through technologically active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on, and these channels bring in experts from home through Skype. Also, they have tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content. And this, of course, enhances the learning interest of children. So the states of India are coordinating to share airtime. 4 hours is given every day. States of India are also using it. And Swayam Prabha channels, therefore, will be telecasting education-related contents. 200 new textbooks are being added to e-Pathshala. पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज़ कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया,
और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर नज़र आता है कि जहाँ भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज़्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस थे उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात ये कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। PM केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है, उसको भी CSR में उसको हमने रिकॉग्नाइज़ किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और DRT में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो हैं वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसे उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे HRD मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक,
और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। We move to the first of the 7. The budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way, we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। We now go to the second, which is ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in Tier 2 and Tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. We also spoke about the viability gap funding for the social infrastructure only yesterday. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. All districts. Then lab. In Delhi, we have a lot of path labs moving around and which facilitates people's lives. Lab networks in rural areas are not adequate. So public health labs will be set up at all block levels, not just in district, but block levels. We will have public health labs. So I recall Prime Minister did say this pandemic is a challenge. This or any pandemic, if at all it poses a challenge, we need to be ready, Atma Nirbhar, in hospitals, at the block and at the district levels. So there is a lot of emphasis being now given for setting up hospitals and also labs, diagnostic labs and testing labs, both with private and public funded opportunities. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता, उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो ज़मीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए
ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें। और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। Along with health, as my second point, Manrega was the first, now this one is the second, health and education. The next slide shows you what efforts have been made as a result of learning from the pandemic experience. PM eVidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio, and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and I personally feel very touched by the HRD's attempt to ensure that Divyang children also get equal access to good quality education. So special e-content for visually and hearing impaired children, and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses, will be automatically allowed to start online courses by 30th May 2020. I remember speaking about this particular aspect during the budget also. Then, of course, one very important thing, there are two other points, but I will just briefly refer to Mano Darpan. I think this is a great initiative, considering that during this lockdown period also, many students required support, psychological support, because lockdown was new to them. There was this fear, don't go anywhere, don't touch anybody, don't speak to anybody, don't take anything from anybody else. Children were definitely stressed because of this, and an initiative for psychological support of students, teachers, and families, the larger thing being for mental health and emotional well-being, is being launched immediately. There are other two things, but for want of time, I would rather briefly touch this and get to the next. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। PM eVidya प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में कंटेंट और QR कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल, ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एजुकेशन के लिए, कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो
100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सब के लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। We move to the third of the 7 steps that we're talking about. This is about IBC related matters, where many businesses have got severely affected, particularly during this lockdown and also the COVID pandemic. Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. This is a change which we are going to make, that any debt which is incurred or indebted situation that comes up for companies because of coronavirus, they shall not be included in the category of default. Then no fresh insolvency procedures or proceedings will be initiated up to 1 year. At the moment, I think the MCA has extended it to 6 months. We intend extending it even by another 6 months because, after all, when the lockdown gets lifted immediately, you're not sure how much of business will get restored. So, no fresh insolvency proceedings will be initiated up to 1 year. For MSMEs, which is again an important step, for MSMEs, a special insolvency framework will be notified under Section 240A of the IBC. One other thing which will benefit the MSMEs is the minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh, which will therefore insulate the MSMEs. This is a major step forward, and in all probability we'll be going through an ordinance, am I right, Secretary? An ordinance to achieve this goal immediately. Of course, we'll go back to the Parliament once the Parliament commences to have it passed as an act. जैसे हमने MSME यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ MSME सेक्टर को मिलेगा जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग है। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द IBC कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात है, चाहे उससे कर्ज है बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। The next is related matter, but related specifically to the Companies Acts and the related defaults. That's the next slide. Just prior to the lockdown, we had announced that we shall extend all the compliance deadlines. This form has to be filled up by this deadline. You have to do this compliance by so-and-so deadline. All of them were extended, and so that procedural defaults don't take place. Technical or procedural defaults was one thing which people were afraid of if we hadn't extended the
compliance date. So now what we are trying to do is decriminalize most of the sections in Companies Act where you have violations which are technical and procedural in nature. So we want to decriminalize all of them. Then compoundable offenses where there are, they can now be tried under internal adjudicating mechanism, and this way, one, it becomes simpler, it can be sorted out at the local internal adjudicating mechanism route rather than go to the courts. This will help us decongest the courts. The declogging is absolutely important for the criminal courts and for the NCLT. So amendments will now enable us to achieve all this. An ordinance again will have to be brought in for this. 7 compoundable offences altogether will be dropped and 5 will be dealt with under alternative framework. There was a thing introduced in the Parliament, but then we didn't even have the time to take it up. But this has 1 or 2 other additional features with which we will now come up with an ordinance so that immediately it can benefit companies. जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने CSR की रिपोर्टिंग में कहीं कमी रह गई या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफ़ॉल्ट हो गया, AGM की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा। और जो हमारे न्यायालयों पर और NCLT पर दबाव रहता था केसेस का, अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। The next one also relates to the corporate affairs. In order to make it easier for companies, there are several features, but I'll highlight only 2 of them. The rest will be shared to you. First is, this will help companies to directly list their securities in foreign jurisdictions. So now companies can list their securities directly in foreign jurisdictions. So this is one big step forward for Indian companies. And then second, listings of non-convertible debentures on stock exchange will not be regarded as those companies as listed companies. So if companies were to just put their non-convertible debentures in the stock exchange, it doesn't mean that they become listed companies. So these are 2 steps, but of course there will be more which will be shared to you. You will be able to get the further details on it. For want of time, I don't want to spend more time on it. निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं उनको लिस्टेड कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों को, इंडियन पब्लिक कंपनीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जायज़ विदेशी अधिकार क्षेत्र में अब पब्लिक कंपनीज को
डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, उसकी अनुमति उनको दी जाएगी। The next one relates to a major step in that we would like to announce a public sector enterprise policy. An Atmanirbhar Bharat needs a coherent policy. All sectors will be open to private sectors also. Public sector enterprises will continue to play an important role in defined areas. We need a coherent policy because sometimes you opened up some sectors in piecemeal. This sector is open but not that. That sector has always been with public sector, it shall be with public sector. It's never available for others. So we are coming up with a coherent policy wherein private sector will be allowed to participate in every sector available, but of course public sector will continue, and they will continue to play a very critical role. And public sector, when I say public sector, I mean public sector enterprises. Public sector enterprises will continue to play a very important role, and we shall now define the areas in which their presence will be impactfully felt. So the Government of India will announce a new policy which will broadly categorize strategic sectors and the others. And the strategic sectors in which the PSE, public sector enterprises, will be present will be notified. In those notified sectors where PSE, public sector enterprises will be present, at least one public sector enterprise will be present. In those sectors which get notified as where you'll find the public sector enterprises, at least one public sector enterprise will be present, whilst private will also be allowed to play their role in it. However, in those sectors which get notified as strategic sectors in which public sector enterprises will be present, only 1, 2, 3, or 4 public sector enterprises will be present. In the sense, not more than 4 public sector enterprises will be there in that strategic sector notified for the presence of public sector enterprises. So if a sector is notified, and in that if there are 10 public sector enterprises, either they will be merged together or they will be brought together in such a way that they are only 4 or lesser. So there won't be mushrooming public sector enterprises in those notified strategic sectors. So in the notified strategic sectors, definitely public sector undertakings or enterprises will be present, but private sector will also come in. But imagine a particular sector which is notified as strategic. If there are too many public sector enterprises, they will either be brought together to form bigger public sector enterprises, and in that process we will not have more than 4 of them. They can be lesser than 4, but not beyond 4 public sector enterprises in those notified strategic area. Private sector can slowly come in and be present and compete in every sector, but the detailed policy will soon be opened up and issued. भारत और दुनिया में पिछले कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है, जिससे हम ये तय कर पाएँ
कि एक लिस्ट हो जहाँ पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा। और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं, इसकी अनुमति उनको होगी। तो कुल मिलाकर जब विलय कर, जैसे हमने बैंकों को 4 को 1 कर दिया, तो उनका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। 4 दफ्तरों की बजाय 1 दफ्तर में चलेंगे, 4 सीईओज की बजाय 1 चाहिए होगा। उसी तरह से उनके खर्चे कम करके उनको मुनाफा भी आता है और लोगों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, मर्जर करने की बात हो, या किसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत लाने की बात हो, ये सारी रिफॉर्म्स उस दिशा में की जाएंगी ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम अच्छा कर सकें। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाहर उनका निजीकरण करने की अनुमति होगी। I move to the last of the steps today before we go to talking about other matters. Supporting state governments. The support which is already extended to the state governments in the recent past in the context of the COVID lockdown. We completely recognize that, like the center, states are also facing a sharp decline in their revenues. Despite all this, we have consistently extended the support which is needed to be extended to the states, particularly because they are at the front end of fighting the COVID pandemic. Taxation devolution, if everything had been normal, as per the budget estimates, what had to be devolved to the states, we have devolved. 46,038 crores was devolved in April, which is based on the calculation provided in the budget, based on the BE, and that devolution happened as though everything is normal, as was presented in the budget. But of course, after budget, things did change because of the pandemic. But 46,038 crores has been devolved based on the budgetary estimates. Next, revenue deficit grants to the states, 12,390 crores, was given on time. We have not, because our revenues or, there are difficulties, we have not held back. And it's our duty. I'm not saying I've done a favor. It's our duty. We have given it. Revenue deficit grants to the states of 12,390 crores was given on time in April and May, despite centers' stressed resources. What normally gets devolved over a couple of months, the SDRF, State Disaster Relief Fund, in advance was released, keeping in mind that there is a pandemic which the states are fighting, and this release happened even in the first week of April. First week of April, which is the beginning of the financial year, 11,092 crores was released, which is the SDRF fund, which normally would have got released as and when there is a situation. Health Ministry
has separately from its side released 4,113 crores so that anti-COVID activities can be funded. So that's also happened. And on centre's request, and I say this way because together with the secretaries, we had a video conference with the RBI, and during that RBI video conference, we had requested the RBI, which of course is their business and their terrain, but we did request, and I'm grateful that the governor and his team of officers had very readily agreed the ways and means advance limits to states has increased by 60%. Oh, increased to? By 60%. So RBI, I'm happy to say, RBI in a very timely step has increased ways and means advance limits for the states by 60%. RBI also increased the number of days states can be in continuous overdraft position from 14 days, which is normal, to 21 days. So the continuous overdraft they can remain now, not just for a fortnight, but 3 weeks. Also the number of days, the overdraft facility that they can have, number of days that a state can be in an overdraft situation in a quarter has been raised from 32 to 50 days. So nearly more than half the time, even if you're in overdraft position, Reserve Bank is okay with it. So these things had happened, and I wanted to say this is the support which we've already, because we understand states are the ones who are fighting at the forefront in containing COVID, we have not in any way hesitated to do what we are expected to do, although even we are under stress. We move to the next. Continuing with the supporting state governments. You know, states have a net borrowing ceiling, which is about 6.41 lakh crores based on a 3% of GSDP. They can borrow up to 3% of their state's gross domestic product. 75% of was authorized already by us. You can go ahead borrowing that 3% amount. Today, I'm just stating a matter of fact. States have only so far borrowed only 14% of that limit which is authorized for them. They can always, in the first half of the year, borrow 50%. But we said you go ahead borrowing further for the first half, 75% also you borrow right at the beginning. But I'm just stating a matter of fact position that states have so far borrowed only 14% of the limit which is authorized to them. 86% of the authorized borrowing limits remain unutilized as of now. Nevertheless, because chief ministers have written to the Prime Minister, finance ministers have written to me saying, please increase our borrowing limit. It is now 3% of your state's GSDP. We have now agreed to increase this to 5%. Because it's an unprecedented situation, we have acceded to the demand of the states and increased their borrowing ceiling from 3 to 5%. This will give an extra 4.28 lakh crores to the states. 86% is remaining, although it is authorized, it is remaining unutilized. Only 14% has been utilized by the states. They have requested us for increasing the cap for borrowing from 3%. So we've agreed to increasing the borrowing limit to 5%. So an additional 4.28 lakh crores will be available as extra resources for the states. हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है।
और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है, तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया। और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया। हमारी अपनी आर्थिक संकट थे, उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज़्यादा भी हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है। एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं। उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था, वो सब उन्होंने किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है, उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए। तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है, उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है। 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है, आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज़ किया था मार्च महीने में, और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं, उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है। 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया, और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा। I move to the next one, which is also about the state governments and the extra borrowing limits that we are extending. Part of the borrowing will be linked to specific reforms. From 3 to 5 is the increase. From 3 to 3.5, unconditionally we extend. The next 1%, which is up to 4.5%,
we will release in 4 tranches of 0.25%, each one linked to each of the tranches linked to a clearly specified, measurable and feasible reform which is necessary as an action to be taken. And why do we want this linkage with reform, state level reform? Because we want to make sure that the poor benefit by all the monies which are getting borrowed, and we from the center and states are collectively committed to, for instance, implementing one nation, one ration card, implementing ease of doing business at the district levels, power distribution and related issues. We spoke about the DISCOM problems, GENCOs not getting paid, and the urban local body revenues related issue. So I repeat, we have increased the borrowing limit for the states from 3 to 5. From 3 to 3.5, the additional, that 0.5% is unconditional. After that, up to 4.5, that 1% increase will be released in 4 tranches, and each one of those tranches will be linked to reforms which have to be taken with specified, measurable, feasible action. The next one, which is another 0.5, because I would have touched 4.5 with that, the last 0.5 will be given as soon as the milestones are achieved, not in all the 4, but at least in 3 of these conditions. So if you're talking of one nation, one ration card, ease of doing business, power distribution related matters, urban local bodies matter, there are 4. From among the 4, if at least 3 are completed, the last 0.5% will be released. So 3.5 unconditional, another 1% in 4 tranches linked to 4 of those different measures, and the last 0.5 to be released once at least 3 of those 4 are achieved. पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। ये ऐतिहासिक भी थी, और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा, और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने जीएसडीपी के मुकाबले उनको पैसा रेज करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है। 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा या इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ में आय के साधन कैसे बढ़े ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बड़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया, जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है, यानी कि आधा प्रतिशत है, वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही, उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांचेस में। Yeah. One small correction. जी. That 1% will be released in 4 tranches for dealing with those 4 reform steps: one ration, one card, ease of doing business, power distribution,
and urban local bodies. So that 1% goes in tranches of 0.25 for each of these tied to the reforms. After at least 3 are done, then you get the last 0.5. धन्यवाद। ये जो 4 रिफॉर्म्स की बात कही गई, जब आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो 0.25% के हिसाब से आपको उसको मिलेगा, जो 1% आपका बनता है। और जब आप इन सब को कर लेते हैं, उसमें से 3 भी आप माइलस्टोन्स को अचीव करते हो, तो आपको 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत आपको एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5% की आपको ये लाभ मिलेगा। Before we go to the next slide, I just want to now say, I've finished with all these 7 steps that I have to say. I'm now going to just show you from the time Pradhan Mantri Garib Kalyan was announced, what are the kind of measures we have taken in numbers. That will be of great interest to you all, because I remember many of you, my friends, have been asking from day one, what's this 20 lakh? You have the answers today. Stimulus from earlier measures, which is the one which starts from Garib Kalyan. This does not include any of those 4 days before today. Today is the 5th day. So these 5 tranches are not yet shown here.